हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में। इसमें हम लोग कुछ खास चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको सी ब्रिजेस के बारे में कि सी ब्रिजेस क्या होते हैं, फिर लैंड ब्रिजेस क्या है, फिर मानसून के बारे में हम लोग देखेंगे, सीजन के बारे में देखेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना है, कहीं भी वीडियो मिस नहीं होने वाली है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो इसके पहले ऑलरेडी इस चैप्टर पे हमारी 2 वीडियो आ चुकी है। वो दोनों वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 9th के ज्योग्राफी में आप जब जाएंगे सोशल साइंस में, तो वहां पे वो 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके पहले हम लोग ये सब इस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सी ब्रिजेस के बारे में कि सी ब्रिजेस क्या होते हैं, लैंड ब्रिजेस क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, समझिए। बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आने कंफर्म है, हमेशा जो है एक दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। अब एक एक करके समझते हुए चलते हैं कि सी ब्रिजेस क्या होते हैं और लैंड ब्रिजेस क्या होते हैं। सिंपल है। ये मान लीजिए क्या है, लैंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पानी है। ये क्या है सर, ये है पानी, ये है वाटर, ये है पूरा पानी भरा हुआ, मतलब कि ये क्या है, सी है। क्या है, सी है। तो इसको हम नाम देंगे सी, और ये क्या है, लैंड है। तो ये हो गया सी हमारा, ये क्या हो गया, सी हो गया। और ये वाला जो पार्ट था ये क्या हो गया, लैंड हो गया। अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंड में और सी में अगर धूप की रोशनी पड़ती है तो सबसे जल्दी गर्म कौन सा होगा, सी होगा या लैंड होगा? सोच के बताना, सबसे जल्दी गर्म कौन सा होगा। अगर दोनों पे मैं समान सेम टेम्परेचर पे अगर इंसोलेशन करवाता हूँ, टेम्परेचर लगातार दिखाता रहता हूँ, तो जमीन पहले गर्म होगी या सी पहले गर्म होगी? क्या चीज पहले गर्म होगी? क्या चीज पहले गर्म होगा? ऑफ कोर्स, क्या लैंड जो है वो पहले गर्म होगा। क्यों लैंड पहले गर्म होगा? क्योंकि सर लैंड क्या है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। लेकिन सी क्या हो रहा है, लगातार वाटर का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। लेकिन लैंड क्या है, स्टैटिक है, रुका हुआ है। इसीलिए जब भी सन रहेगा, जब भी क्या रहेगा, डे रहेगा, इस डे में क्या होगा, जब भी डे रहेगा, दोनों पे टेम्परेचर पड़ेगा। और दोनों पे टेम्परेचर पड़ने पे होगा क्या कि लैंड जो है वो ज्यादा हीट करेगा, लैंड जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, सी जो है वो कम गर्म रहेगा। तो मतलब लैंड क्या करेगा, हीट करेगा। क्या करेगा, हीट करेगा। सिंपल सी बात है। दिन की बात बता रहा हूँ दोस्तों, सनी डे की बात कर रहा हूँ, दिन की, जब दिन हो तब, जब सूरज ज्यादा निकले हो तब, सन जब निकला हो तब, डे की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, लैंड जो है वो जल्दी हीट हो जाएगा। हमने पढ़ा ये अभी तक कि जब लैंड, जब भी कहीं भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से वहां की जो एयर है वो क्या हो जाती है, राइज करने लग जाती है। और जैसे ही एयर राइज करती है वहां बन जाता है लो प्रेशर। क्या बन जाता है, लो प्रेशर। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की एयर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्यों ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा हीट क्यों करेगी, क्योंकि ये लैंड है, स्टैटिक है, रुकी हुई है। सी क्या है, अभी मूवमेंट हो रहा है, तो ये अपने टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो लैंड क्या हो जाएगी, ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। जब इसमें हीटिंग ज्यादा हो जाएगी लैंड में, तो हीटिंग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ के जो भी एयर रहेंगे वो धीरे धीरे राइज करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू कर देंगे। वेरी गुड सर। चलेगा ऊपर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा सब क्लियर था। अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे ही एयर ऊपर चला गया सर, यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैंड पे लो प्रेशर बन जाएगा। वेरी गुड। इसके कंपैरिजन में अगर हम सी को देखें तो सी क्या है, कोल्ड है। क्या है, कोल्ड है। कोल्ड का मतलब क्या है, इसके कंपैरिजन में तो ठंडा रहेगा अभी, क्योंकि इसको भाई गर्म होने में समय लगेगा। तुरंत तो ये गर्म नहीं, ये तो तुरंत गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक है, रुका हुआ है, इसको टाइम लगेगा। तो ये कोल्ड है। और जब भी एयर कोल्ड होती है, एयर क्या होती है सर, नीचे की तरफ आती है। कहाँ आती है, नीचे की तरफ। और जब भी एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यहाँ बना देती है हाई प्रेशर। क्या बना देती है, हाई प्रेशर। सर एक चीज कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो भी विंड की मूवमेंट होती है, जो भी विंड का डायरेक्शन होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, वो हमेशा होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तो आप बताए हुए थे, ये तो हमें अच्छे से याद है कि हमेशा विंड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब हवा कहाँ से चलने लगेगी, हवा चलने लगेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर इधर सी के पास, लो प्रेशर कहाँ, लैंड के पास। तो सी से लैंड की तरफ, मतलब कि एयर का डायरेक्शन जो है, विंड का जो डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, सी से लैंड की तरफ ये जो विंड है वो चलने लगेगी। और यही जो सी से लैंड की तरफ जो हवा चल रही है, जो विंड चल रही है, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं सी ब्रीज। क्या नाम दे रहे हैं, सी ब्रीज नाम दे रहे हैं। तो सी ब्रीज और कुछ नहीं है। सी ब्रीज का मतलब क्या होता है कि जब भी क्या होती है, सी की हवा, जो समुंदर की हवा है, वो समुंदर से लैंड की तरफ जब बढ़ती है, कोस्टल एरिया की तरफ जब बढ़ती है, इसी को बोलते हैं सी ब्रीजेस।
कैसे बढ़ती है मैं समझा दिया हूँ। कब होगा, आप जब भी जाइएगा बीच पे, कभी जाइएगा कोस्टल एरिया पे बीच पे जाइएगा, तो एक बार दिन में जाइएगा। दिन में जब आप जाएँगे तो आपको साफ-साफ ये क्या समझ में आएगा कि हवा जो है वो सामने समुंदर की तरफ से आ रही है। तो जब हवा सामने समुंदर की तरफ से आ रही है तो इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं सी ब्रीज़। ये क्यों होगा? क्योंकि हवा की डायरेक्शन क्या होगी? सी से लैंड की तरफ होगी। क्यों होगी? ये पूरा हम लोग समझ लिए, क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो एयर राइज करेंगे तो लो प्रेशर, यहाँ डेंस करेंगे हाई प्रेशर। और विंड की डायरेक्शन सर आप बता चुके हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। इसी को बोलते हैं क्या? सी ब्रीजेज। और ये कब होगा? दिन के समय में होगा। कब होगा? दिन के समय में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। आगे आता है लैंड ब्रिजेस। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं, चलिए। अच्छा, इट इज अ लोकल विंड है दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो बताया सी से लैंड पे चलेगी ड्यूरिंग द डे के समय में, स्पेशली इन द आफ्टरनून। व्हेन द लैंड बिकम रिलेटिवली वार्म हो जाएगा, देन द सी लैंड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर रीजन ओवर द लैंड पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। एंड सो विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सी से एयर जो है वो चलने लगेगी। अब आते हैं लैंड ब्रिजेस पे। सेम वही फिगर, सेम सब चीज रहने वाला है, सेम चीजें जो है यहाँ पे भी रहेंगी। ठीक है, समझिएगा। ये बनाया मैंने, ये बन गया लैंड। ये क्या बन गया? इस बार लैंड बन गया। और यहाँ पे ये बन गया सी। ये क्या बन गया? सी बन गया। ठीक है, अब चीजें बदल जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे नाइट की। किसकी बात करेंगे? नाइट की बात करेंगे। आप समझिएगा। अब आ गए हम लोग नाइट में। जैसे ही हम लोग नाइट में आएंगे, नाइट में आते ही सर हमें क्या समझ में आएगा कि जैसे ही रात हो गई, क्या हो गई? रात हो गई। अब देखिए, क्योंकि सूरज सुबह से निकला हुआ है, सुबह से लेके शाम तक में आया। अब जाके क्या होगा? जब शाम तक में आ गया तो बहुत समय तक, ज्यादा समय तक रह गया। अब धीरे धीरे सी जो है वो वार्म होना शुरू होगा। और क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है, तो क्योंकि रात हो गई, सूरज दादा चले गए, तो सूरज के जाते ही क्या होगा? लैंड वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और सी अब जाके गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि दिन भर से भैया धूप सेक रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता गया, एक समय तो जाके गर्म होगा। तो अब रात में जाके क्या होगा? सी गर्म हो जाएगा। लेकिन रात जैसे ही होगी, लैंड क्या हो जाएगा? वो कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत ठंडा गर्म होता है। धूप थी तो ठंडा था, धूप गया तो, मतलब धूप धूप थी तो गर्म था, धूप गया तो ठंडा हो गया। तो तुरंत गर्म ठंडा होता है। तो जैसे ही रात आई, धूप चला गया, लैंड क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो समझिएगा, यहाँ पे हो गया लैंड पे हो गया कोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे सी पे हो गया हीट। सी का पानी क्या हो गया? एयर हो गया हीट। क्यों हीट हो गया सर? ये हीट इसलिए हो गया, एयर हीट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था? सी जो है वो क्या है? टेम्परेचर को लगातार सुबह से झेल रहा था, सुबह से झेल रहा था। अब जाके फाइनली रात में क्या हो गया? हीट हो गया। अब जैसे यहाँ पे हीट हुआ तो सर हमने देखा है, हीट होते ही क्या होते हैं? एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं। एयर जो है ऊपर की तरफ क्या करते हैं? राइज करते हैं। और जब भी एयर के ऊपर की तरफ राइज करते हैं, वहां बन जाता है लो प्रेशर। सर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। और जैसे ही कहीं क्या होती है? कोल्ड होती है, एयर जो है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? टेंस करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं सर? नीचे की तरफ आते हैं। वेरी गुड। और जब भी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। सर एक कॉन्सेप्ट तो आपने हमेशा हम लोग को बताया है, सिखाया है, पढ़ाया है, कि हमेशा विंड की डायरेक्शन जो होती है बच्चों, वो कहाँ से होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहाँ होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो अब विंड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? अभी भी वही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन अब जो हवा चल रही है वो कहाँ चल रही है? लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ। इसी को हम लोग बोल रहे हैं लैंड ब्रिजेस। और ये कब होता है? रात में, जब आप समुद्र किनारे, जब दिन में अभी गए, दिन में जाके आपने एक्सपीरियंस किया कि आपके समुद्र से हवा आ रही है। अब रात में भी आप जाइएगा, और जब नाइट में आप जाएंगे तब क्या ऑब्जर्व करेंगे? और समुद्र की तरफ जब आप फेस करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पीछे से लैंड की तरफ से हवा जा रही है। कहाँ से? लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ जा रही है। इसी को बोलते हैं लैंड ब्रिजेस। क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिजेस। तो समझ लीजिए कि लैंड ब्रिजेस किसको बोलते हैं? लैंड ब्रिजेस उसको बोलते हैं जब हमारी हवा जो है वो कहाँ जाए? लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ जाती है। और ये कब होता है? ये होता है नाइट में। ये कब होता है? रात में होता है। तो ये बात याद रखनी है कि लैंड ब्रिजेस कब होगा? नाइट में होगा, लैंड से सी की तरफ हवा जाएगी। और सी ब्रिजेस कब होगा? सी ब्रिजेस सी से लैंड की तरफ हवा जाएगी। और कब होगा? ये होगा दिन में। ये कब होगा? दिन में। ठीक है, वही बातें यहाँ लिखी होंगी, देख लीजिए। इट इज अ लोकल विंड दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में लैंड से सी की तरफ जाएगी। डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन द लैंड एंड सी बता ही दिया हूँ। लैंड कूलर फास्टर देन सी एट नाइट। की लैंड क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो कोल्ड एयर हो गई। जब कोल्ड एयर हो गई तो डेंस करेगी। सिंस द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बिटवीन सी एंड लैंड इज लो, द विंड स्पीड इज लो। अब आते हैं सीजन इन इंडिया।
भैया सीजन इंडिया का बहुत ही आसान टॉपिक है कि हमें बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया में सीजन कितने हैं, 4 है। कितने हैं? 4 सीजन है। एक सीजन हो जाता है विंटर, एक हो जाता है सर समर, विंटर समर, एक हो जाता है समर के बाद मॉनसून, और एक मॉनसून के बाद आ जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब मॉनसून जब जाता है तो उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये जो है मेनली 4 सीजन हमें देखने को मिलते हैं। अब विंटर क्या है आपको पता है, देखिए सिंपल सा एक एक चीज समझाऊंगा, यहाँ पे समझते हुए चलेंगे, कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है सब। इसीलिए तो मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, चीजें आसान बनाने के लिए। मेरा काम है आपके लिए चीजें आसान बना देना, इतना आसान बना देना कि आप पढ़ें तो आपको लगे ही ना कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि आप बस खेल रहे हैं, और उस खेल खेल में आपका पूरा जो है चीजें कॉन्सेप्ट। देखिए ज्योग्राफी मोर और लेस मैं बताऊं, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, 3-4 कॉन्सेप्ट है इनके पास, अगर ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो ज्योग्राफी की मेरी गारंटी, मैं देता हूँ गारंटी, आपके एक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 10 में से 10 सही होंगे। जिसके एक गलत भी होंगे आपके, वो भी क्वेश्चन सही होंगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, रटने वाला काम यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। और ज्योग्राफी आपको पता ही है एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब समझिए विंटर। विंटर में क्या होता है, जैसे देखिए विंटर आता क्यों है, क्या सिस्टम है, एक बार बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा ये सब, क्योंकि इस पे ज्यादा समय हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। आगे मानसून है, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझिए ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, यहाँ इक्वेटर रहता है, यहाँ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर टेम्परेट रीजन आ जाएगा, फिर पोल आ जाएगा, फिर टेम्परेट रीजन, फिर पोल आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, घुमा हुआ है, सूरज की रोशनी है, मतलब जहां जहां सूरज जाएगा। देखिए हमें पता है, कॉमन सेंस वाली बात है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सूरज कहीं मूव नहीं करता है। सूरज तो वही है, मूव कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। लेकिन ज्योग्राफी में हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सूरज को मूव कराते हैं ऊपर नीचे, इसीलिए इसको बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अपेरेंट मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट का मतलब यही होता है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। इसीलिए आप कहीं देखे होंगे तो वर्ड जरूर मिला होगा आपको, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन का मतलब है कि सन कहीं मूव नहीं कर रहा है, हम मान रहे हैं कि सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सिंपल सा बात है भैया, अगर सूरज इक्वेटर पे रहेगा तो इक्वेटर पे डायरेक्ट इसकी रेस पड़ेंगी, तो इक्वेटर वाला रीजन क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इधर पड़ेंगी, अगर सूरज इधर आ गया, कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। अगर सूरज यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा, कि अगर ये ग्लोब है, हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब विंटर क्या होता है, विंटर ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब भी विंटर आता है हमारे यहाँ, तो सन जो होता है वो यहाँ नीचे होता है, नीचे कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और ये कब होता है, वही 21-22 दिसंबर के आसपास, 21-22 दिसंबर में। और इसीलिए दिसंबर में हमें क्या देखने को मिलता है, ठंडी जो है वो देखने को मिलती है, कोल्ड देखने को मिलता है, क्योंकि सूरज जो है वो कहाँ चला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास चला जाता है। तो विंटर आपको पता है क्या होता है, ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा रीजन रहता है। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी फरवरी तक लगभग चलता है विंटर। ठीक है, क्यों हो रहा है ये जरूरी है, क्योंकि सूरज का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, सूरज कहाँ चला गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चला गया तो यहाँ से यहाँ सन की रेज नहीं पहुंच पा रहे हैं उतनी अच्छे से। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, ठंडी है। क्या है? ठंडी है। यही विंटर का कॉन्सेप्ट। एक बार देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है विंटर के कॉन्सेप्ट को। विंटर सीजन जनरली लास्ट फ्रॉम दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक चलता रहता है। कोल्डेस्ट मंथ ऑफ ईयर क्या है, दिसंबर और जनवरी में होता है। व्हेन एवरेज टेम्परेचर इन द नॉर्थ वेस्ट कितना हो जाता है, अराउंड 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा टुवर्ड्स द इक्वेटर, रीचिंग अराउंड 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इन मेनलैंड इंडियन साउथ ईस्ट में। ठीक है, वही सब कहानी लिखी हुई जो मैं आपको बता। अब समझिए समर में क्या होगा। अब यही समर जब आएगा तो यही मूवमेंट जो है सन का धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो सर ये कौन सा डेट होता है, सर ये वही तो डेट है, 21 जुलाई। 21-22 जुलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, 21 जुलाई सबसे बड़ा दिन क्या माना जाता है, सबसे बड़ा दिन। तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन भी अगर पूछ ले कि भैया सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन, मैं देखिए नॉर्थ हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, ये बात आपको याद रखना है। अगर वो साउथ हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ नॉर्थ हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा होगा, 21 जुलाई, तो ये साउथ हेमिस्फेयर का क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। तो ऐसे आपको समझना है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम लोग बात करेंगे। अब समझिए कि अब क्या होगा, कि अगर 21 जुलाई, जैसे फिर यहाँ एक पेज और मुझे अगर मिल जाए, हाँ चलिए इसी में नहीं, इसी को खाली करते हैं, इसी में फिर से समझने की कोशिश करते हैं।
इसको पूरा मैं कर दूंगा डिलीट, ये गया पूरा डिलीट। ठीक है, समझिए। दो तीन चीज बता रहा हूँ, दोनों तीनों चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सन की रेज मान लीजिए अभी यहाँ पे है, कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो सन भाई जो है, सन दादा है, वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। तो सूरज की डायरेक्टली रोशनी कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिन ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, डे जो है वो लॉन्ग होगा। डे क्या होगा, लॉन्ग होगा, इस रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। कहाँ की, सदर्न हेमिस्फीयर की। लेकिन जब यहाँ पे सूरज चला गया, तो क्या हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ पा रही है सही से, नहीं पड़ रही है। तो इस वाले रीजन में क्या रहेगा, ठंडा, क्या रहेगा, ठंडा रहेगा इस वाले रीजन में। तो हमारे वाले रीजन में क्या रहेगा, हमारे वाले रीजन में ठंडी रहेगी। कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। इस समय बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में, विंटर सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, विंटर सीजन रहेगा। और ये जो विंटर सीजन रहेगा, ये कब हो रहा है, ये वही चलेगा आपका नवंबर दिसंबर से लेके पूरा आपका चलेगा ये मार्च, फरवरी मार्च तक ठंडी चलती रहेगी। एक दिन आता है ये 21 दिसंबर, या कभी कभी 22 दिसंबर भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट रहता है, इसीलिए। तो 21-22 दिसंबर हम लोग बोल सकते हैं। इसको माना जाता है सबसे लॉन्गेस्ट नाइट इन इंडिया। कि अगर पूछ ले कि भैया इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट नाइट कौन सी डेट को होती है, तो वो होती है 21-22 दिसंबर को, क्योंकि इस समय सूरज ज्यादा जो है हमारे पास नहीं होते हैं। ये कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होते हैं। लेकिन अगर साउदर्न हेमिस्फीयर के पूछ लेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट नाइट जो होता है इंडिया में, वो कौन सा होता है, जो सबसे लंबी रात होती है मानी जाती है, 21-22 दिसंबर को होती है। क्योंकि इस समय क्या होते हैं, इस समय जो सूरज है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है। और यही पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, विंटर का है। किसका है, विंटर का। अब जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। अब मान लीजिए सूरज दादा कहाँ आ गए, अब आ जाते हैं सूरज दादा यहाँ कैंसर पे आ गए। अब जैसे ही सूरज दादा कैंसर पे आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आए, पूरी सूरज की रोशनी कहाँ आ गई, कैंसर पे आ गई। टेम्परेचर तो यहाँ कैंसर में क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। और यही जो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या आ गया, समर। क्या आ गया, समर आ गया। और डे क्या हो गई, लॉन्ग हो जाएगा। डे क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे जो है वो कब होगा, 21 जुलाई को। 21 जुलाई को। और हमारे यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, समर शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी जो है हमारे ऊपर पड़ रही है। तो दो केस याद रखना है। जब सूरज क्या होगा, समर में क्या होता है कि सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सूरज की रेज आती हैं। डे लॉन्ग होता है, इसीलिए हम 21 जुलाई जो है लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। और अगर विंटर की बात पूछ लेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए विंटर के लिए, और समर के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अलावा प्री मानसून मानसून वाले में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जो है उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं जब यहाँ पे सूरज इक्वेटर के समय में रहता है। और वो दो किस में रहता है, एक रहता है 21-22 मार्च को, और एक रहता है 21-22 सितंबर को। इसलिए 21-22 लिख रहा हूँ क्योंकि डेट जो है वो लीप ईयर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं सर, इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है सर, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। कि अगर आपसे पूछ ले कि इक्विनॉक्स कब होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट कब होता है, तब आपको पता रहे कि सर इक्वल डे और इक्वल नाइट कब होता है। तो इसी तरह के पूरे जो है सीजन हमारे आते हैं चारों। विंटर हो गया, समर हो गया, मानसून हो गया, और रिट्रीटिंग मानसून हो गया। मतलब मानसून जो चला जाएगा। अभी मानसून के ऊपर एक पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, कहाँ से मानसून की शुरुआत हुई, कैसे मानसून आया, कैसे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, समर और प्री मानसून जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समर। तो समझिए समर क्या है। समर जो है वो सीजन इस पे अप्रैल से जून तक में शुरू होता है और जुलाई तक चलता है इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन वेस्ट एंड सदर्न रीजन में हॉटेस्ट मंथ जो होता है वो क्या होता है, अप्रैल का होता है। इन नॉर्दर्न रीजन इट इज मई होता है। एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द इनलैंड जो है वो कितने हो जाते हैं, 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर मानसून सीजन आ जाता है, रेनी सीजन, जब क्या होता है, पानी बरसता है। और जनरली ये सीजन कौन सा होता है, मानसून वाला, रेनी सीजन वाला, जून से सितंबर के बीच का। दिस सीजन डोमिनेटेड, यू मीन क्या होता है, साउथ वेस्ट समर होता है, साउथ वेस्ट मानसून हवा आती है हमारे पास। ठीक है, और साथ में मानसून रेन बिगन टू रिसीड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, एंड साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा जो है रेनफॉल हमें देखने को मिलता है मानसून में, क्योंकि वहीं से मानसून क्या हो रहा है, एंटर करता है इंडिया में। अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं।
घबराइए मत, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिर पोस्ट मानसून की बात करेंगे। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? जब मानसून वापस जाने लगता है, ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर। नॉर्थ वेस्ट इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। मानसून जो है वो क्या होता है, मानसून के ऊपर पूरा डिस्कस करना है। वीडियो के एंड तक बने रहना, सब पूरा बताऊंगा, कहाँ से मानसून निकला, कहाँ से मानसून आया, मानसून कैसे काम करता है, क्या काम होता है, सब बताऊंगा। बस एक दो कॉन्सेप्ट मुझे बता दीजिए कि आप लोग के क्लियर हुए कि नहीं। वो एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग सीधा जो है अपने टॉपिक में मूव कर जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि ये सबको पता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो वहां लो प्रेशर बनेगा। ये पता है सबको? यस और नो? यस सर। दूसरा है सिंपल सा, अगर टेम्परेचर क्या करेगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा सर तो एयर क्या करेगी, नीचे आएगी। जब एयर नीचे आएगी तो वहां क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। ये भी पता है सबको? जी पता है। और विंड की डायरेक्शन जो है अगर मैं पूछूं वो क्या होती है सर, ये भी पता है सबको? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू। ये कैसे होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसी प्लेलिस्ट में और दो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ कि क्यों हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होता है विंड का, तो वो जाके देख लीजिएगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होने चाहिए इस मानसून को समझने के लिए। ये कि तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है सबसे, कि टेम्परेचर बढ़ा तो एयर क्या करेगी, एयर राइज करेगी, और एयर राइज करेगी तो लो प्रेशर, टेम्परेचर कम, एयर डेंस करेगी, हाई प्रेशर, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन होती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। एक जगह बॉक्स में मैं ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है लिख के फिर अपने टॉपिक पे सीधा मूव करूंगा कि कहीं बीच में आपको कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो एक यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा वो बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में सिंपल सा लिख देंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर ऊपर जाएगी और बन जाएगा लो प्रेशर। वैसे ही टेम्परेचर कम होगा, एयर नीचे आएगी और बन जाएगा हाई प्रेशर। और विंड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आते हैं यहाँ, अब समझिए क्या होता है। अब ये है मान लीजिए इंडिया, ठीक है, ये क्या है, इंडिया है, ये पूरा लैंड है, ये क्या है, पूरा लैंड। आपको पता है इंडिया के नीचे यहाँ पे क्या है, पूरा सी है, पूरा क्या है, सी है, ये क्या है, पूरा लैंड है। अब समझिए मॉनसून जो है वो समर के बाद आ रहा है। कब आ रहा है? समर के बाद आ रहा है। समर के बाद उसका आने का रीजन क्या है समझिएगा, कि समर में क्या हुआ, समर में अभी हम लोग को दिख गया सर, सूरज की रोशनी ना डायरेक्ट पड़ती है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब पड़ेगी तो मुझे सिंपल सा लॉजिक बताइए समर के बाद मानसून आने का, कि समर भर पूरा एकदम वो पड़ी है, सूरज की रोशनी पड़ी है। तो अगर मैं लैंड और सी में कंपैरिजन करूं कि जल्दी जो है गर्म कौन होगा, हीट कौन होगा, तो कौन होगा? लैंड जल्दी हीट होगा या सी हीट होगा? क्या हीट होगा? बताइए जल्दी, क्या हीट होगा? लैंड हीट होगा। वेरी गुड सर। और हमने ये देखा कि जैसे ही क्या होता है, लैंड हीट होता है, जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही एयर का मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ राइज करते हैं। ऊपर मतलब यहाँ लेटीट्यूड में नहीं बता रहा हूँ, ऊपर मतलब समझिए एल्टीट्यूड में बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हाइट में। वो मत समझ लीजिए कि लेटीट्यूड में ऊपर निकल के जम्मू कश्मीर, नहीं, हाइट में बता रहा हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड में ऊपर ऊपर निकले। जैसे ही ये ऊपर निकलना शुरू किए, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन गया सर? एयर ऊपर चला गया, बन गया लो प्रेशर। क्या बन गया? लो प्रेशर। अब क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ है तो यहाँ का रीजन क्या है, कोल्ड है, ठंडा है। तो ठंडा है तो एयर कहाँ आ रही है सर? एयर आ रही है नीचे। और एयर नीचे आ रही है तो यहाँ क्या बन गया सर? यहाँ बन गया हाई प्रेशर। क्या बन गया? हाई प्रेशर। सर हमने तो ये देखा हुआ है, आप बताए हुए हैं कि एयर की मूवमेंट, विंड की जो मूवमेंट होती है डायरेक्शन की, वो हमेशा कहाँ होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब सिंपल सा, अब हवा कहाँ चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब कि सी की तरफ से हवा जो है कहाँ पे आएगी? लैंड पे आएगी। दोस्तों अब सी की तरफ से जो हवा आ रही है तो क्या वो अपने साथ मॉइस्चर लेके नहीं आएगी? क्या वो अपने साथ पानी लेके नहीं आएगी? क्या वो अपने साथ क्लाउड लेके नहीं आएगी? क्या वो यहाँ पे पानी नहीं बरसाएगी? जाहिर सी बात है पानी बरसाएगी। और यही हाई प्रेशर लो प्रेशर जब समर के बाद, इसीलिए कब आता है? समर के बाद आता है। ये जनरली कब आता है बता दूं आपको, इसका महीना जुलाई सितंबर के आसपास, अभी जो समय चल रहा है उस समय के आसपास आता है। और इसको हम लोग नाम देते हैं, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो देखिए ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। इतना हमने सबने पढ़ा है, इतना बेसिक हम जानते हैं बचपन से। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब समझिए सिंपल सा क्या है यहाँ पे, कि ये डायरेक्शन कहाँ है? ये डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन है तो जो चीज यहाँ से शुरू होती है उसी के नाम पे विंड को हमेशा ये जान लीजिए
उसी के नाम से जाना जाता है जहां से वो ओरिजिनेट होती है। जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे मतलब नहीं है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, आप कहाँ से ओरिजिनेट हुए, आप कहाँ से आते हैं, ये ना पूछा जाता है कि आप कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है, कहाँ से आए हैं। तो वैसे ही विंड से भी पूछा जाता है कि कहाँ से आए हो भैया। तो इसीलिए विंड को जाना जाता है उसके ओरिजिन के नाम से। अब उसका ओरिजिन का अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ है और इधर क्या है, वेस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट विंड। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट विंड। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो मानसून आता है, जो रेनफॉल आता है, मानसून मतलब क्या, मानसून मतलब रेनफॉल। और रेनफॉल क्यों जरूरी है भैया, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो किस पे बेस्ड है, इसी मानसून पे बेस्ड है। इसीलिए मानसून बहुत जरूरी है। और किसी साल अगर ये मानसून नहीं आता है तो इंडिया में बहुत ढेर सारी समस्या हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसीलिए मानसून जरूरी है। और ये मानसून जो है वो किस विंड से आता है, तो साउथ वेस्ट विंड, याद रखना है, साउथ वेस्ट विंड से यहाँ से मानसून एंटर करता है जुलाई के समय में। और फिर यहाँ जाके इसका 3 ब्रांच बन जाता है, एक इधर और एक जो है इधर की तरफ वापस निकल जाता है। तो 3 जो है इसके ब्रांचेस बन जाते हैं और इंडिया में पानी जो है वो बरसाते हैं। तो मानसून कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, समझ में आया। लैंड जो है वो गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा तो लो प्रेशर एयर राइज चला गया। सी जो है ठंडा होगा तो डेंस करेगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और हमेशा विंड की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा चलने लगेगी सी से लैंड की तरफ, और उसी को हम लोग नाम दे देंगे मानसून। क्या नाम देंगे, मानसून। और ये जो विंड का डायरेक्शन होने वाला है, साउथ वेस्ट विंड। क्या है, साउथ वेस्ट विंड। यहीं से क्या होता है, मानसून ओरिजिनेट होता है। फिर जो है लगातार रेनफॉल होने लगेगा। फिर रेनफॉल चलेगा बढ़िया अच्छा खासा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो है पानी बरसेगा। उसके बाद ये मानसून क्या करता है, वापस जब ठंडी में हम लोग एंटर करने वाले रहते हैं, ठीक है, तो चीजें जो है बदलने लगती हैं। चीजें क्या होती हैं, बदलने लगती हैं। कैसे बदल रही हैं समझिए आप वापस से। हमने देखा भैया सूरज का अपेरेंट मूवमेंट हो रहा है। अब धीरे धीरे सूरज दादा जो है वो नीचे आना शुरू होते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, इक्वेटर है। अब सूरज दादा कहाँ आ गए, इक्वेटर पे आ गए। जब वो इक्वेटर पे आ गए, यहाँ क्या है, यहाँ पूरा सी है, ये पूरा क्या है, लैंड है। अब जब इक्वेटर पे आ गए, ये सूरज दादा आ गए, तो ये सी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा या कोल्ड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा सर, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब हीट गर्म होता है सर, तो हमने ये देखा है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर क्या करती है, राइज करती है। वेरी गुड बच्चों, एयर क्या करेंगी। अच्छा, ही सी जो है वो हीट क्यों हो रहा है, क्योंकि सूरज दादा कहाँ आ गए, इक्वेटर के पास आ गए ना भैया। जब इक्वेटर के पास आ जाएंगे तो टेम्परेचर डायरेक्ट लग रही है सी में। अब लैंड तक तो टेम्परेचर इनका पहुंच ही नहीं रहा है, इंसोलेशन हो ही नहीं रहा है। इसीलिए सी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे ही सी गर्म होगा, जो उसकी एयर है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगी। और जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करेगी सर, हम लोग पढ़े हैं इस रीजन में बन जाएगा लो प्रेशर। क्या बन जाएगा सर, लो प्रेशर बन जाएगा। इतना आप हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा चुके हैं। लैंड की बात रही, लैंड क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है तो कोल्ड रहेगा। और सर कोल्ड एयर में तो आपने बताया था एयर क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। तो एयर कहाँ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। और सर एयर अगर नीचे की तरफ आएंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और सिर्फ यहीं पे नहीं, ये जो ऊपर पूरा तिब्बतन वाला प्लेटू है, ये रीजन आपको पता है, पूरा हिमालयन रीजन है। बेसिकली हवा जो है यहाँ से नहीं आ रही है, वो ऊपर से आती है और यहाँ से आती है, तिब्बतन प्लेटू वाले रीजन से, तिब्बतन वाले प्लेटू से। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा बर्फ है, पूरा ठंडा है, तो यहाँ पे और ज्यादा क्या होता है, कोल्डनेस होता है। जब और ज्यादा कोल्डनेस होती है तो एयर क्या करेगी, डेंस करेगी। जब एयर क्या करेगी, डेंस करेगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब जो है लैंड से सी की तरफ जो है वो हवा चलना यहाँ से यहाँ जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ हवा चलना जो है वो शुरू हो जाएगी। अब जो है पूरा चेंज जो है मानसून के बाद जो है चीजें जो है पूरी रिवर्स हो गई। अब हवा की डायरेक्शन अगर मैं पूछूं कि आपकी क्या होगी, तो एक तो लैंड से सी की तरफ आ रही है, लैंड से सी की तरफ, मतलब मानसून अब जा रहा है। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब मानसून का जाना। तो मानसून अब क्या कर रहा है, जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है, जा रहा है। और इसकी डायरेक्शन अगर मैं सिंपल पूछ लूं कि इसकी सर डायरेक्शन बता दीजिए, तो ये इधर से आ रही है ना सर। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भैया रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन क्या होती है, तो मैं सिंपल बता दूंगा सर, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। पहली चीज क्लियर है यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गई इसकी डायरेक्शन। तो रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन क्या हो गई, रिट्रीटिंग मानसून अगर कोई पूछ ले, यहाँ बताऊं, ये समझ में आ गया। ये तिब्बतन प्लेटू वाला रेंज है, पूरा हवा जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, सी है। और ये क्या है, लैंड है। यहाँ क्या बना है, हाई प्रेशर बना है। ठीक है, हाई प्रेशर है। और यहाँ पे क्या बना है सर, लो प्रेशर बना है। इसको बोलना है, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, रिट्रीटिंग मानसून। क्या नाम दे रहे हैं, रिट्रीटिंग
मानसून लिख देता हूँ भैया, नहीं तो कहोगे कि मानसून ही में पढ़ा दिए क्या सर ये सब। तो टॉपिक से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, रिट्रीटिंग मानसून है, जब मानसून जा रहा है। तो पहली बात कि विंड की डायरेक्शन क्या हो गई सर, विंड की डायरेक्शन इसमें हो गई, हमें जो समझ में आया वो हो गई नॉर्थ ईस्ट सर, वो क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो पहली विंड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट हो गई। दूसरा सर, अब ये विंड कहाँ जा रही है, लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ हवा जा रही है। तो लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो जाते समय भी थोड़ा मोड़ा पानी जो है बरसता है। अच्छा ये समझ लीजिए कि यहाँ से जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था ना, तो ये यहाँ पे पानी बरसाया, ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन, यहाँ पे पानी नहीं बरसा तमिलनाडु वाले रीजन में। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन यहाँ से आई, तो यहाँ पे पानी बरसना जो शुरू हुआ तमिलनाडु वाले कोस्ट पे। तो एक बार क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, कहीं तो पूछा था, यूपीएससी में शायद पूछा था कि तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है, जो बारिश होगी वो किस डायरेक्शन, कहाँ से विंड आती है कि बारिश होती है। तो भैया यहाँ वाली विंड तो नहीं ना बारिश करा रही, क्योंकि यहाँ तो वेस्टर्न घाट से करा रही है, तमिलनाडु तो यहाँ पे है, और यहाँ पे इधर से कौन सी विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट वाली। तो इसीलिए तमिलनाडु वाले रीजन या इस वाले रीजन में जो भी बारिश हमें देखने को मिलेगा वो इधर से आई। अब यहाँ से क्या है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से वाटर वेपर ली, पानी ली, और यहाँ ले आके क्या कर दी, इवेपोरेशन के बाद यहाँ आके रेनफॉल कर दी। तो तमिलनाडु में अगर पूछ ले बारिश किससे हो रही है, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले उससे हो रही है, और इधर अगर केरला है, वेस्टर्न घाट है, ये सब रीजन है, यहाँ पे कहाँ से हो रही है, तो साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है। इसी को बोलते हैं रिटीटिंग मानसून और मानसून, मानसून का आना, मानसून का जाना। क्या यहाँ तक पूरा टॉपिक क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कभी भूलना नहीं है बच्चों, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। खाली दो कॉन्सेप्ट हमने पूरा ये समझ लिया, मानसून समझ लिया भैया, कैसे मानसून आता है, कैसे मानसून जाता है, कैसे पूरा उसका कॉन्सेप्ट होता है। वो सिर्फ दो थ्योरी क्या थी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर राइज करेगी, लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर कम होगा, एयर नीचे आएगी, हाई प्रेशर बनेगा। विंड का डायरेक्शन कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद हमें समय समय पे क्या करना है, बस सन को ऊपर नीचे, कहाँ कहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे सर, समर आ रहा है सन को ऊपर लेते जाओ, विंटर आ रहा है सन को नीचे लेते आओ, चेंज मॉनसून है सन को बीच में कर दो, सिंपल हो गया। ठीक है, अब यही सब बातें जो है यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, जो जो मैंने बोला है कि मानसून क्या होता है। तो मानसून का मतलब क्या है कि रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, कि जब साल में क्या हो जाए, विंड की डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्सल हो जाए, चेंज हो जाए, सीजनल हो जाए, उसी को बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं, मानसून। तो मानसून क्या है सिंपल में, इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मानसून विंड और सीजनल विंड होते हैं, सीजन में आते हैं, पता ही हम लोग को। और इसमें दो विंड होती है, एक होती है साउथ वेस्ट और एक होती है नॉर्थ ईस्ट वाली। नॉर्थ ईस्ट क्या है, रिट्रीटिंग है, क्या है, रिट्रीटिंग, जब मानसून वापस जाने लगता है तब। और ये जब मानसून आता है तब। अब साउथ वेस्ट मानसून के बारे में सेम देखिए, वही पूरी चीज लिखी है जो मैंने कहानी आपको बताई, उसके अलावा एक भी अगर ऊपर नीचे कहानी मिल गया, मैं भी हूँ यहीं, आप भी यहीं, देखिए क्या लिखा है, साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहा है। ऑल्सो उन्होंने समर में बताया था, इस कैरेक्टराइज्ड बाय विंड फ्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, कहाँ जाती है, सी से लैंड की तरफ जाती है साउथ वेस्ट वाली। सी से लैंड कहाँ बताए हैं सर, अरे यार देखो यहाँ पे नहीं बताया हूँ सी से लैंड, कौन बोला है सी से लैंड बताया, नहीं बताया हूँ, ये देखो क्या लिखा हूँ, कहाँ जा रही है, सी से लैंडी की तरफ तो जा रही है, और कहाँ जा रही है, सी से लैंड, सी से लैंड, तो कहाँ जा रही है, सी से लैंडे की तरफ तो डायरेक्शन है, और कहाँ है, ठीक है, इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल बिटवीन द जून एंड सितंबर में, ठीक है। इट इज मेनली कॉज बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, और ये क्यों होता है, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग हो जाती है लैंड और सी की। और ये अनइक्वल हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि भैया सन का अपेरेंट मूवमेंट हो रहा है ना सर, तो सन का अपेरेंट मूवमेंट हो रहा है तो इंसोलेशन में फर्क आएगा ना सर, इसीलिए, ठीक है। ड्यूरिंग समर द लैंडमास ऑफ इंडियन हीट, समर के समय क्या हो जाता है, जो लैंडमास है इंडिया का वो हीट हो जाता है। अब जब हीट हो जाएगा तो एयर ऊपर चली जाएंगे, एयर ऊपर चली जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अब लो प्रेशर बन गया पूरा, और यही इंडियन ओशन में क्या होता है, कूलर होता है, तो वहां क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। और विंड हमेशा फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, सो मॉइस्ट विंड ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड की तरफ जाने लगेगी और रेनफॉल करा देगी। इट अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री थ्रू आउट द ईयर, और इसी के थ्रू सबसे ज्यादा रेनफॉल जो हमें देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू, इसीलिए ये बहुत ही जरूरी होता है। अब विंटर मानसून की बात करें कि विंटर मानसून ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ऑकर होता है इंडिया में अक्टूबर टू फरवरी से लेके। ड्यूरिंग दिस सीजन क्या होता है, अब इंडियन लैंडमास क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। क्यों कूल हो जाएंगे भैया, क्योंकि सन चला गया नीचे, सन चला गया इक्वेटर पे, वहां कुछ बचा नहीं, तो ऊपर आपको पता है हिमालय है, पहाड़ है पूरा, क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब वहां ठंडा हो गया तो कौन सा प्रेशर बना, ठंडी में सर एयर नीचे आती है, एयर नीचे आती है तो हाई प्रेशर बन जाता है, क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। और सी पे सन चला गया तो सी क्या हो गया है, गर्म हो गया है। जब सी गर्म हो गया है तो वहां की एयर राइस कर चली गई है, तो वहां पे बन गया है लो प्रेशर, क्या बन गया, लो
प्रेशर हैज अ रिजल्ट क्या होगा कि हवा जो है वो चलने लगेगी लैंड से सी के तरफ। दिस जनरली डू नॉट ब्रिंग मोस्ट रेनफॉल टू द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल नहीं होता है। कौन से एरिया में रेनफॉल होता है ये याद रखना है, ये क्वेश्चन है। व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड पासेज ओवर द बे ऑफ बंगाल को जब पास करती है तो वहां से मॉइस्चर पिकअप कर लेती है और फिर रेनफॉल कराती है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, थोड़े से पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको बताया भी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भैया कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो कौन से विंड के डायरेक्शन से होती है, तो कौन सा विंड होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो विंड होता है उससे पानी बरसता है, चाहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटका हो। विंटर मानसून इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्टर्न रीजन, और जो साउथ ईस्टर्न रीजन है वो उनके लिए बहुत जरूरी है यहाँ का पानी। साउथ ईस्टर्न रीजन कौन सा होगा सर, ये भी बता दीजिए। देखिए भैया सिंपल सा बात है, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वहां से क्या करेगी, मॉइस्चर कैरी करेगी, यहाँ पे आगे पानी बरसाएगी, यही तो ईस्टर्न रीजन है, यही तो आंध्र प्रदेश है, यही तो टीएन है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जो पानी बरस रहा है वो किससे बरस रहा है, वो बरस रहा है सर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीजें हमारी हो गई क्लियर। मॉनसून प्ले अ वाइटल रोल प्ले करता है लिव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया में, आपको पता है क्योंकि हम लोग आधा से ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं और इंडिया में आधा से ज्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड होते हैं मॉनसून के रेनफॉल पे। एज अ फार्मर रिलाई ऑन द रेन ऑफ सोइंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। अ गुड मॉनसून इंश्योर करता है सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन को और वाटर सप्लाई, रिजर्वायर, ये सब को। मॉनसून ऑल्सो अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, फेस्टिवल, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज को भी। और अगर यही क्या हो जाए, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए तो फ्लड आ जाएगा। ठीक है, और वीक हो जाए तो सूखा पड़ जाएगा, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता रहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे इसका डायरेक्शन। अब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कोई पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। कोई लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, कोई इसमें सहयोग जो है वो नहीं कर रहा है। क्लाइमेट चेंज लगातार होता जा रहा है लेकिन किसी का कंट्रीब्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना 1 रुपए का भी कर दे या 1% भी कंट्रीब्यूशन अपना कर दे। सिर्फ हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, आप पढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब समझिए क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि हमें पता है सर ये अर्थ है, ये सन है, सन की रेज आती है, जी बिल्कुल आती है, आके रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। इसको बोलते हैं क्या, जो सन की रेज आ रही है इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन बोल दीजिए या इंसोलेशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और जो टकरा के गई उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल दिया। अब समझिए अर्थ जो गर्म हो रहा है क्या वो इस वाले रेस से हो रहा है, नहीं सर, अर्थ का जो गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, वो इस वाले रेस से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर है जो इन रेस को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ गैसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ गैसेस होते हैं जो ये काम करते हैं। अगर इनकी गैस की मात्रा बढ़ जाए, अगर क्या हो जाए, ये गैस की मात्रा बढ़ जाए, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की, मेनली किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को वो ट्रैप करेगा। जितना ज्यादा है सूरज की रोशनी को ट्रैप करेगा, हीट क्या होगा उतनी ही ज्यादा होगी, हमारा ग्लोब क्या होगा उतना ही ज्यादा गर्म होता जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, फ्लड आना शुरू हो जाएगा, ड्रॉट पड़ना शुरू हो जाएगा, मानसून सीजन पूरा गड़बड़ा जाएगा, कुछ समझ में सीजन नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं, इसी पूरे चेंज को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज मेनली किस वजह से हो रहा है, मेनली आपका हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से। सर ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं यही मेन रीजन है आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्रीन हाउस गैसेस। सर अभी ग्रीन हाउस गैसेस समझा दीजिए, इसका कहाँ से नाम पड़ा, क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, क्या है, समझिए। हुआ क्या, मान लीजिए पहाड़ पे रीजन है, ठीक है, पहाड़ पे आप रहते हैं। अब पहाड़ पे सूरज की रोशनी तो उतनी ज्यादा है नहीं, तो आपने क्या किया, आपने जो क्रॉप ग्रो किए, आपने क्रॉप ग्रो किए कोई, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है ज्यादा पड़ नहीं रही, बहुत कम सूरज की रोशनी, आपने क्या किया, पूरा इसको जो है ऐसे कवर कर दिया शीशे से। क्या कर दिया आपने, पूरे शीशे लगा के उसको ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, अब ये शीशा क्या करेगा, जो भी थोड़ी मोड़ी सन की रेज आएंगे उनको यहाँ पे ट्रैप कर लेगा, उनको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप कर लेगा। और वो उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा इन सब प्लांट को, इन सब प्लांट को क्या मिल जाएगा, उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, यही जो अब ये क्या कर रहा है, ये गैसेस का काम कर रहे हैं, जो गैसेस क्या करें, ट्रैप करें थे, वैसे ये क्या कर ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है। और ये एक कहीं ना कहीं क्या है, हाउस है, क्या है, एक हाउस के जैसे बन गया है, घर बन गया है।
और ये किसके लिए बनाया गया हाउस? ग्रीन के लिए, मतलब प्लांट के लिए ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट यहाँ से है, और गैसेस बोल दिए इसलिए क्योंकि ये गैसेस का काम कर रहा है। अब इसीलिए बोलते हैं जब भी बात आ जाए ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये तो भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन डिप्लीशन कर देता है, ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना है? हमें भैया प्रदूषण कम से कम करना है, एयर पॉल्यूशन कम से कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम इमिशन करना है, एसी कम से कम। असल में है क्या ना, कि हम एक लूप में फंस चुके हैं। वो लूप क्या है? कि एक बार गर्मी हो गई, उस गर्मी से कम होने के लिए हमने एसी चलाई, एसी चलाई, रेफ्रिजरेटर चलाए, ठंडी चीजें चलाए, उससे फिर जो है चीजें निकली बाहर। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, सबसे तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और वो सब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है। और उन सब से क्या हो रहा है? वापस से ग्लोबल वार्मिंग जो है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया ग्लोबल वार्मिंग का। और इन सब चीजों से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब हमारा ग्लोब जो है और ज्यादा गर्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज जो है आपको देखने को मिल रहा है। ये था टॉपिक क्लाइमेट चेंज का। अब बचना है तो क्या करना है भैया? बचना है तो प्रदूषण कम करो, एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचाओ, डिफोरेस्टेशन कम करो, ठीक है। ये सब काम करोगे तो क्लाइमेट चेंज जो है अपने आप सही हो जाएगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट जो इसमें हमें देखने को मिलता है, और कोई चीजें जो है वो नहीं है। अब एक बार जो है मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, समझिए। वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंज आज के समय में अर्थ का क्या है? वही है क्लाइमेट चेंज को फेस करना। इट रेफर अ लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जब लॉन्ग टर्म चेंजेस हो जाते हैं वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न में लॉन्ग टर्म चेंजेस का मतलब क्या हो गया? कि भैया एक रीजन था जहां पानी बरस रहा था, पानी बरसता था, बहुत अच्छा मानसून आता था। अब वहां पे पानी ही नहीं बरस रहा है। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, मतलब पहले जितना पानी बरसता था अब उतना पानी नहीं बरस। धीरे धीरे पानी क्या हो गया? कम हो गया बरसना। जब धीरे धीरे पानी हो गया कम बरसना, तो वहां का वेदर पैटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया। तो लॉन्ग टर्म जब वेदर पैटर्न में चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में, रेनफॉल में, विंड में, ठीक है, किसके वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल वही कोयला जला रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है ना, वही वही चीज की वजह से। डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन सब चीजों की वजह से गैसेस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में इनटू द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करूं और क्या चीजें हैं, जैसे कि दिस एक्शन इंक्रीज करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज। ये बता दिया, जो जो बताया हूँ सेम वही चीजें लिखी हुई हैं कि ये सब करने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज जो है इंक्रीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया एटमॉस्फेयर में। और ये क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं हीटिंग को, और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं? सन के से जो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ से जो जाती रेज है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर हीट करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? वी विटनेस मोर फ्रीक्वेंट फ्लड आना शुरू हो जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं ग्लेशियर पिघल जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएंगे, और बायोडायवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटन इकोसिस्टम बट ऑल्सो इम्पैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, और लाइवलीहुड के भी। पर तो ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ इकोसिस्टम के लिए दिक्कत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लाइवलीहुड में प्रॉब्लम आएगी, ह्यूमन हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो भैया क्या एक्शन हम ऐसा ले जिससे हम इस क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर दें? सिंपल सा है भैया, जो इमिशन हो रहा है वो इमिशन बंद करो। बंद करो का मतलब है, और इंडिया का आपको टारगेट भी पता है, 2070 का हमारा टारगेट है जीरो इमिशन का। जीरो इमिशन का मतलब ये नहीं कि हम एकदम इमिशन करेंगे ही नहीं। जीरो इमिशन का मतलब ये है कि जितना हम इमिशन करेंगे उतना ही हम क्या कर लेंगे? उसको कैप्चर कर लेंगे। तो जितना इमिशन होगा उतना कैप्चर, तो क्या हो जाएगा? जीरो इमिशन हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन को अचीव करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है। कितना अचीव होता है कितना नहीं, ये तो भगवान ही मालिक है। ठीक है। ऑल्सो ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे पड़ता ही है, चाहे वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, सब पे। तो हमें इसको टैकल करने के लिए सीधा क्या करना है? कि अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। क्या होता है कि आप कोई भी चीज जब बना रहे हैं, प्रोडक्शन बना रहे हैं, कुछ भी कुछ बना रहे हैं, तो कोई चीज बनाने में आपने कितना कार्बन उसमें प्रोड्यूस कर दिया, कितना कार्बन प्रोड्यूस करने का मतलब है कितना कार्बन इमिशन कर दिया। मान लीजिए मेरा ये एक मार्कर पेन बना है, ये जो पेन बना है, ये इस पेन बनने में मार्कर बोल रहा हूँ, ये वाला पेन जो है, बोर्ड वाला पेन जो ये बना है, पेंटेब वाला, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये मार्कर बनने में कितना जो है, ये पेन बनने में कितना कार्बन का इमिशन हो गया, कितना टन कार्बन निकल गया, या केजी में निकल गया, कितना भी कार्बन निकल गया, उसी को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें,
फॉरेस्ट को अपने प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया जाए। तो एवरी स्मॉल स्टेप काउंट, एवरी ह्यूमन बीइंग प्ले अ वाइटल रोल इन द शेपिंग द हेल्दियर एंड ग्रीनियर फ्यूचर। कि भैया अगर हमें ग्रीन फ्यूचर चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, हेल्दी फ्यूचर चाहिए, तो एवरी सिंगल स्टेप्स ऑफ स्मॉल पर्सन्स एंड एनीवन इज काउंटेड। So just focus on yourself and just do it for the environment. Something, at least something, do it for the environment. Then we have to just face the climate change, because एक पॉइंट आएगा जहां से क्लाइमेट चेंज जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। अगर वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, वहां से आप पेड़ लगा लीजिए, आप पेड़ मत काटिए, आप पॉपुलेशन रोक लीजिए, आप गाड़ी बंद कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नेचर एक लेवल तक अपने आप को दोबारा जो है रीजनरेट रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन एक लेवल के बाद जब हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वहां तक जाने मत दीजिए, वहां तक जाने से पहले चीजों को रोकिए। इसी के साथ दोस्तों आपसे लेता हूं अलविदा। यहाँ तक ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने पूरा देखा, समझा, पढ़ा। अब जो है सेकंड चैप्टर, फोर्थ, थर्ड, तीन चैप्टर जो हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का। तीन चैप्टर ज्योग्राफी का, सोशल साइंस का कंप्लीट कर चुके हैं। और चैनल को एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।